गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज। आज हम मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं और उनके दोषों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं में धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा का समन्वय के बारे में हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म है वह पुनर्जन्म या परलोक में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसमें जीवनोपयोगी शिक्षा पर अधिक बल दिया। परलोक में विश्वास नहीं करने के कारण भौतिक आकर्षण और सांसारिक वैभवपूर्ण संपदाओं की उपयोगिता को उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मदरसों में कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ उन्हें सांसारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और जीवन का अभ्युदय हो सके जिससे इसके बाद है आदर्श चरित्र का निर्माण। यह महत्वपूर्ण, इस पर ध्यान दिया गया और नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया। शिक्षा का संरक्षण। मुस्लिम काल में शिक्षा का जो संरक्षण था वह राज्य का विशेष संरक्षण उसे प्राप्त था। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती थी और मुस्लिम काल में शिक्षा को सभी प्रकार के संरक्षण मिलने के कारण इसका प्रसार भी हुआ। निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा जो थी दी जाती थी मकतब तथा मदरसों में, और वहाँ रहने वाले जो छात्र थे उन्हें भोजन और छात्रावास की जो व्यवस्था थी वह भी उनके लिए निःशुल्क थी। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध मधुर थे, परंतु जितने मधुर वैदिक और बौद्धिस्ट एजुकेशन में थे उतने मधुर नहीं थे। साहित्य एवं इतिहास का विकास इसी काल में हुआ। इतिहास लेखन जो है मुस्लिम एजुकेशन के समय ही इसकी शुरुआत हुई। मुस्लिम बादशाहों ने इसकी शुरुआत की। जो शिक्षण संस्थान थे वह राज आश्रित थे, बादशाहों की मर्जी पर आश्रित थे। कठोर अनुशासन। दंड का प्रावधान था और शारीरिक दंड का प्रावधान था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा की अगर हम बात करें तो यह मुस्लिम युग में पर्दा प्रथा थी, जिसके कारण जो स्त्रियां थी वो मकतब मदरसों में नहीं जा पाती थी। मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां थी वो घरेलू कार्यों, हस्तकला, शिल्पकला, धर्म या अन्य उपयोगी कार्यों की शिक्षा किसी स्त्री शिक्षिका से प्राप्त करती थी। राजघरानों में सभी विषयों के साथ युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। शिक्षित महिलाएं जो थीं, जैसे रजिया सुल्तान, गुलबदन, बाबर की पुत्री ने हुमायूं नामा लिखा, नूरजहां, मुमताज महल, आरा बेगम, जहां आरा आदि प्रसिद्ध विदुषियां थीं। परंतु गरीब जो घर की बच्चियां होती थी वह निरक्षर ही रह जाती थीं। साक्षरता बहुत कम थी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें कशीदाकारी, जरी, लकड़ी का कार्य, हाथी दांत का काम, रेशम का काम, दरी, पर्दे, जूते, भवन निर्माण, ये सब कलाएं सिखाई जाती थी। हस्तकलाएं, किले बनाना, इमारतों बनाना, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। यूनानी चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करवाया जाता था यहाँ पे, और बहुत सारे जो शिक्षण जो थे उनका अनुवाद जो करवाया गया। पारसी में जो किताबें थीं और उनका संस्कृत के ग्रंथों को आधार बना के पारसी की किताबों जो थी उनको पारसी में भी उनका अनुवाद करवाया गया। इसके अलावा सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, हाथी में बैठकर युद्ध कला, तोप चलाना, ये सब जो है, दुर्ग घेरना, ये शिक्षा भी दी जाती थी। ललित कलाएं भी सिखाई जाती थी। नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, क्योंकि मुस्लिम जो शासक थे ललित कलाओं और विलासिता प्रेमी हुआ करते थे, तो वाद्य यंत्रों में भी प्रवीण किया जाता था। बहुत सारे कलाकारों को राजाश्रय भी प्राप्त थे। हम सभी जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में तानसेन थे, उनके नौरत्न भी थे। और मुस्लिम शिक्षा की अनिवार्यता, मतलब मुस्लिम शिक्षा जो है वह मुसलमानों को अनिवार्य थी कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी है, मुस्लिम शिक्षा।
इस तरह हमने मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जाना। अब इनके दोष का भी अध्ययन कर लेते हैं। मुस्लिम शिक्षा में सर्वप्रथम दोष यह है कि मजहबी शिक्षा दी जाती थी, मतलब कि इस्लामिक शिक्षा प्रधान थी और इसका अन्य जो धर्मावलंबी थे वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। लौकिक पक्ष पर आकर्षण था। इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य था कि भौतिक सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करना, इसलिए विद्यार्थी राज्य में मान, पद और नौकरी आदि पाने की लालसा से ही विद्या का अध्ययन करते थे। स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, आध्यात्मिक उद्देश्य शिक्षा का नहीं रह गया था। मोक्ष की प्राप्ति और अच्छे गुणों के लिए शिक्षा ग्रहण करना, समाज के लिए जो शिक्षा ग्रहण करना वैदिक युग में जो बताया गया वह यहाँ शिक्षा का उद्देश्य रह ही नहीं गया था। इसके अलावा छात्रों का विलासिता व्याप्त होना, कहने का अर्थ है कि जैसे वैदिक एजुकेशन में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, बौद्धिस्ट एजुकेशन में उन्हें सुगंधित वस्तुओं से दूर रखा जाता था और मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों को सात्विक जीवन जीते हुए शिक्षा ग्रहण करने की जो बात कही गई थी, यहाँ पे इसकी कमी पाई गई। छात्रों में शारीरिक सुखों के लिए अनेक प्रकार की उत्तेजक पदार्थ जो होते थे उनका व्यवहार करते थे, जिनका कुप्रभाव यह पड़ता था कि उनका चारित्रिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। सिर्फ बड़े घराने की, जो राजघराने की औरतें होती थी, वही शिक्षा ग्रहण कर पाती थीं। इसके अलावा प्राचीन शिक्षा केंद्र जो थे भारत के, उनका विनाश कर दिया इन्होंने। मुस्लिम शिक्षा ने जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इतने बड़े पुस्तकालय को आग लगा दी थी, तो यह एक बहुत बड़ा दोष था कि उन्होंने जो शिक्षा केंद्र, जो भारतीय शिक्षा केंद्र थे, उनको तहस नहस कर दिया। अरबी फारसी भाषाओं की अधिकता थी पठन पाठन में। ये भाषाएं बहुत कठिन होने के कारण सभी इसका मतलब अध्ययन नहीं कर पाते थे। मौखिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था, मतलब कुरान की आयतों को कंठस्थ कराया जाता था। उसके पीछे क्या अर्थ है वह समझना इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ उन आयतों को रटंत विद्या पे जोर दिया जाता था। मतलब उसके सार को समझने से ज़्यादा उसे रटना ही इम्पॉर्टेंट था। स्वाध्याय की कमी थी। जो सेल्फ स्टडी जो छात्र करता था, तो मनन, चिंतन, निधिध्यासन करता था, तर्क करता था, तो ये जो चीज़ें थी मुस्लिम एजुकेशन में इसकी कमी पाई गई। इससे क्या हुआ कि जो अभिरुचि थी उसका विकास करने का प्रयास नहीं किया गया। छात्र उच्च आदर्शों की प्राप्ति से उन्मुख रह गए और जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें लचीलापन का भी अभाव था। गुरु शिष्य संबंध मधुर नहीं थे। दंड का प्रावधान जो था बहुत कठिन था। छड़ी का उपयोग किया जाता था शिक्षकों के द्वारा छात्रों को दंड देने के लिए। शिक्षा में समय के अनुसार जो लचीलापन होना चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं थी। जनसाधारण की शिक्षा का अभाव था। इसके अलावा संस्कृत जो भाषा थी, पाली भाषा थी और हिंदुओं की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी उपेक्षा की गई। जो धार्मिक जो हमारे कर्म कांड थे उसकी प्रधानता थी। आध्यात्मिकता का जो पक्ष था उसकी उपेक्षा की गई। इस तरह हमने मुस्लिम शिक्षा के गुणों और उनके दोषों का अध्ययन किया। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।